वो बना पाओगे, तुम्हें दिक्कत परेशानी फिर नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं जरा अपने पहले टॉपिक के ऊपर। अच्छा, चैप्टर का जो नाम है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यार देखो, किसी भी इकोनॉमी को अगर ग्रो किया जाता है तो उसे ग्रो कौन करते हैं क्लास? बिजनेसमैन। ध्यान समझना पूरा का पूरा चैप्टर। मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं, आसान चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, हाँ नया जरूर है, और टर्म्स बहुत सारे इसके अंदर अजीब अजीब है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकता है, तो अच्छे समझते हैं। बताना मुझे लास्ट में कैसा लगा चैप्टर। मेरा कोशिश है मैं इसे 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर मैं खत्म कर दूंगा, तो कोई ब्रेक नहीं होगा, अभी हम 1.5 घंटे के अंदर इसको अच्छे से खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो बैठ जाओ आराम से, कोई चैटिंग नहीं, चैट मैंने बंद कर दिया है, आराम से बैठ के आप इसको बनाओ। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, जो मैं बता रहा हूं आपको। एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो होते हैं जो रिस्क लेते हैं। ठीक है, उद्यम, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी इकोनॉमी अगर चलती है तो वो चलती कैसे है? जब प्रोडक्शन हो, कंजप्शन हो, इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, कंजप्शन होगा, कंजप्शन होगा तो लोगों की इनकम बनेगी, इनकम बनेगी तो लोग सेव करेंगे, सेव करेंगे तो फिर उसी सेविंग में से पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो किसी भी इकोनॉमी को डेवलप कौन करता है? बिजनेसेस। और जो बिजनेसेस के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, जिन्होंने रिस्क लिया होता है, दे आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं क्लास। और उनकी कैपेबिलिटी क्या होती है कि वो किसी भी चीज का एक बिजनेस फॉर्म बना देते हैं, अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, उसको क्लास कन्वर्ट करते हैं एक बिजनेस मॉडल के अंदर, और वो किसी के यहाँ काम नहीं करते, नौकरी नहीं करते, अपना पॉसिबिलिटी देख के रिस्क लेते हैं, खुद की लैंड लगाते हैं, खुद का लेबर पैसे से लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। एंटरप्रेन्योर इन सबको इकट्ठा करता है, और सबसे बड़ी कैपेसिटी रिस्क बियर की। अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं, कल को स्कूल डूब जाएगा, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, अरे वो स्कूल घाटे में जा रहा है, चल छोड़, मैं किसी और स्कूल में ज्वाइन कर लेता हूं, तो मैं एक एम्प्लॉय बन गया, तो मुझे यहाँ नहीं, मैं वहां काम कर लूंगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है? रिस्क लेता है। भाई शुरू में तो कोई भी बिजनेस जो है ना, वो रिलायंस, क्या रिलायंस शुरू में इतना बड़ा हो गया होगा? अमेजन क्या शुरू में इतना बड़ा हो गया होगा? नहीं, शुरू में उसे बहुत घाटा हुआ होगा, बहुत सेटबैक झेलने पड़े होंगे, बहुत नुकसान हुआ होगा। तो धीरे 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 उसने उस नुकसान को झेला, उस प्रॉब्लम्स को फेस किया, उस लॉसेस को झेल के धीरे 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 बड़े बने, तो आज हम कहते हैं रिलायंस, टाटा, अदानी, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, अमेजन। लेकिन वो शुरू में जो है वो बहुत नुकसान झेला था। तो वो वही दम जो होता है ना एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है, जो स्टार्टिंग में ना सारी चीजों को अरेंज कर ले, रिसोर्सेज को अरेंज कर ले, और उसे क्लास एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाए, और उससे फायदा भी है, कंट्री को भी एंटरप्रेन्योर को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देता है। अगर आप एक बड़ा बिजनेस बनाते हो तो आप रोजगार भी देते हो, हाँ, लेकिन आपके ना एथिक्स और वैल्यूज सही होने चाहिए। मतलब आप प्रोडक्ट बना के लोगों को बेच रहे हो तो गलत काम नहीं करो, आपके वैल्यू सिस्टम सही होना चाहिए। तो ये नहीं कि लोगों को घाटा पहुंचा के फायदा ना, आप खुद को फायदा पहुंचा के लोगों को, देश को घाटा पहुंचाओ, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो आज हम उसी की बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप, देखो एंटरप्रेन्योर तो समझ गया आप, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्क को बियर करता है, जिसको सिंपल सी भाषा में मालिक बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है क्लास? एक प्रोसेस है कि उस पूरे काम को कैसे किया जाएगा, और उसको डेवलप करना ही क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट। अब चलते हैं जरा हम, अच्छा अच्छा, मैंने जो नोट्स दिए ना, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं ये सारी चीजें, तो मैंने आपको ना जो नोट दे दिए वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से दे दिए। मैंने कहा हैंड रिटन नोट्स क्या बनाना है, फिर एनसीईआरटी से सीधा सीधा नोट क्या आ सकता है बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो आप ना एक बार रीड जरूर करना एनसीईआरटी। इसकी एनसीईआरटी की पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा आज। एनसीईआरटी की पीडीएफ और ये वाली पीडीएफ जो है वो दोनों मैं आपको शेयर कर दूंगा, और आपके ऐप में भी डाल दूंगा, और आपको उन दोनों को आपको पढ़ना है, बनाना। ये शॉर्ट में है, 7-8 पेज के अंदर, और वो लगभग 30 पेज के अंदर है। तो आपको दोनों को पढ़ना है डीपली, है ना, उसको अच्छे से समझना है चैप्टर को। और उम्मीद करूंगा कि 2-3 क्वेश्चन क्या पता आ जाए इस चैप्टर से। तो जो चीजें एक्स्ट्रा रहती हैं, डिलीटेड रहती है, उससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता। आज से पहले की बात करूं तो 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता था, लेकिन क्या है अब कंपलसरी कर दिया, क्या पता 4-5 क्वेश्चन भी आ जाए, तो आएगा इसी में से जो आप पढ़ रहे हो। एंटरप्रेन्योर तो समझ गए क्लास, द पर्सन हु इज टेकिंग रिस्क फॉर अ बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, हु इज अरेंजिंग ऑल फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, उनको अरेंज करता है, वो एंटरप्रेन्योर है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या? एक प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस एज डिफरेंट फ्रॉम परसुइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो किसी और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो रहा, वो खुद का जो है ना वो बिजनेस बना रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जो अपना खुद का बिजनेस बना रहा है, जो किसी और के बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय जो है वो काम नहीं कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। थोड़ा सा एक नाम भी बता देता हूं आपको, जो नाम आपको ध्यान रखना, मैं लिख लेता। जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इसका जो सबसे पहले यूज हुआ था वो इकोनॉमिक्स में यूज हुआ था। और इसको, ये जो नाम है ना एंटरप्रेन्योरशिप, इस नाम को दिया किसने था? इसको लिख लो, इस नाम को दिया था रिचर्ड, इस नाम को दिया था, एक सेकंड चल नहीं रहा, रिचर्ड लिख लो कॉपी में, कैलिंटन, नहीं कैंटिलियन, रिचर्ड कैंटिलियन ने क्लास इस नाम को दिया था 18th सेंचुरी में। ठीक है, ये जो नाम है ना क्लास एंटरप्रेन्योरशिप, इस नाम को दिया किसने था? रिचर्ड कैंटिलियन ने। ठीक है, और उन्होंने बेसिकली डिफाइन किया था एंटरप्रेन्योर को, उन्होंने डिफाइन किया था एन एजेंट, अभी उनकी डेफिनेशन है, हु बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने आपको बताया, जो रिसोर्सेज को बेसिकली खरीदता है एट सर्टेन प्राइस इन ऑर्डर टू सेल द प्रोड्यूस। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है, एट अनसर्टेन प्राइस इन नियर फ्यूचर। ठीक है, तो रिचर्ड कैंटिलियन ने डेफिनेशन दी थी एंटरप्रेन्योर की 18th ऑफ सेंचुरी में, और ये बेसिकली यूज कहा हुआ था इकोनॉमिक्स में। और ये कौन थे? फ्रेंच इकोनॉमिक्स, ओके। अच्छा, अब बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है, सेटिंग अप, एक सेट करेंगे बिजनेस को, जहां पे अदर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम ना करके अपना खुद का बिजनेस सेट करो। द पर्सन हु सेट अप बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो जिसने उस बिजनेस को सेटअप किया वो एंटरप्रेन्योर है, और उस पूरे प्रोसेस को, बिजनेस सेटअप के प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, राइट। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज द बिजनेस यूनिट, इज कॉल्ड एंटरप्राइज। अब जो आउटपुट निकला, जो कंपनी, जो फैक्ट्री आपने बना दी, उसको क्या कहते हैं क्लास एंटरप्राइज। तो ये हो गया क्लास एंटरप्रेन्योर, और वो प्रोसेस क्या हो गया? ये पर्सन है, द एक्टर, द सब्जेक्ट, एसबीओ, ये हो गया क्लास प्रोसेस वर्ब, और ये हो गया क्लास एंटरप्राइज, जो उनका आउटकम है। तो ये दोनों मिलते हैं और बनता क्या है क्लास? एंटरप्राइज बन जाता है। ठीक है, या एंटरप्राइज कह लो, कुछ भी कह लो। Each business gives rise of other business। अच्छा, एक चीज और है, एक बिजनेस ना हमेशा दूसरा बिजनेस जो है वो बढ़ाएगा। कोई भी बिजनेस ले लो, एक बिजनेस आएगा तो दूसरा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन मोबाइल फोन का जब बिजनेस आया तो चार्जर का और मोबाइल फोन पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कवर लगते हैं, उनका बिजनेस बढ़ा।
है ना, अलग अलग चीजें जो अटैच होती हैं चीजें उसके साथ, मोबाइल फोन के साथ, उनका बिजनेस बढ़ा। उनके पास बाद में जो चार्जिंग वो आता है ना, एक पोर्टेबल चार्जर आता है या पावर बैंक आता है ना, पावर बैंक वगैरह, उनका बिजनेस बढ़ा। तो एक बिजनेस जब आता है ना, तो कई कई बिजनेस उसके साथ बढ़ते हैं। द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, सर्विस प्रोवाइड, बीइंग ट्रांसपोर्ट, कोरियर, टेलीकॉम, डिस्ट्रीब्यूटर, मिडलमैन, एडवाइजिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म एंड एडवोकेट एक्सेट्रा। जैसे मैंने देखा एक सेंटर है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर सेंटर है, वहां पे कई सारे कोचिंग सेंटर खुल गए। तो जब वहां पे कोचिंग सेंटर खुल गए, तो वहां फोटोकॉपी की दुकान भी खुल गई, वहां पे इंटरनेट की दुकान भी खुल गई, इंटरनेट प्रोवाइडर की दुकान भी जो है वो खुल गया वहां पे। तो वहां पे जूस की दुकान भी खुल गई, एक रेस्टोरेंट भी खुल गया। तो एक बिजनेस आया, तो साथ में कई सारे बिजनेस को उन्होंने इनवाइट किया, राइट। एंड इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिकम क्रूशियल फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। और इसी ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो क्रूशियल है पूरी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। इससे एक बिजनेस बनता है, एक बिजनेस से कई बिजनेस बनते हैं, और उन सब में लोग काम कर रहे होते हैं, इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है। ट्रेडिशनली इट वाज बिलीव्ड दैट एंटरप्रेन्योर्स आर born, तो पहले मानते थे ये born, पैदा होते हैं, लेकिन रियली में ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, रिस्क टेकिंग, और उनके पास कैपिटल कलेक्ट या कैपिटल को अरेंज करने की पावर होती है। व्हेन यू मेक दिस चॉइस ऑफ बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, यू बिकम जॉब प्रोवाइडर रेदर देन जॉब सीकर। आपको क्या बनना है? आपको जॉब सीकर बनना है या जॉब प्रोवाइडर बनना है? आपको लोगों को काम देना है या लोगों से काम लेना है? बिसाइड्स एंजॉयिंग द होस्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड। तो ऑब्वियसली जो एंटरप्रेन्योर है वो लिमिटेड नंबर में होते हैं, और उनको ऑब्वियसली फाइनेंशियल साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड भी मिलता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप is regarded as one of the four major factor of production। चार factors of production होते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। एंटरप्रेन्योरशिप पता है आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों से मिलकर तो प्रोडक्शन होता है। द अदर थ्री बिंग, जो अदर थिंग है, अदर थ्री थिंग है वो क्या है? लैंड, लेबर और कैपिटल, तीन चीज हो गई। हाउएवर यू शुड बी सरप्राइज यू दैट एज रिगार्ड इज फ्रेंच ओरिजिन द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप डिराइव फ्रॉम द वर्ब क्लास एंटरप्रेन्योर। ध्यान रखना इससे बना है, इस नाम से बना है, इस फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है। प्रिटेंड नॉट टू इकोनॉमिक्स बट अंडरटेकिंग अ मिलिट्री एक्सपेडिशन। ठीक है, मतलब कि ये जो वर्ड बना है ना क्लास, पहले इकोनॉमिक्स में यूज होता है, धीरे धीरे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, और देन उसके बाद हम लोग बिजनेस में भी इसको यूज करते हैं। द टर्म एंटरप्रेन्योर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक्स बाय 18th ऑफ सेंचुरी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटिलियन। इन हिज राइटिंग ही फॉर्मली डिफाइंड द एंटरप्रेन्योर एज एजेंट हु बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन। ये डेफिनेशन देखो मैंने लिखवा भी दी, यहां पे भी दे रखा है, तो आपको ये डेफिनेशन याद करना है क्योंकि ये टिक मार्क में आ सकता है। तो कौन है एंटरप्रेन्योर? एक एजेंट है हु बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइस इन ऑर्डर टू सेल द प्रोड्यूस एट अनसर्टेन प्राइस इन द नियर फ्यूचर। ओके, वी वुड लाइक टू डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टमैटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। ध्यान रखना एंटरप्रेन्योरशिप ना एक क्रिएटिव एक्टिविटी है ऑफ आइडेंटिफाई नीड। नीड को आइडेंटिफाई करो। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आता है? सबसे पहले नीड को आइडेंटिफाई करो, लोगों को जरूरत किस चीज की है, फिर रिसोर्स को मोबिलाइज करो, रिसोर्स को इकट्ठा करो, रिसोर्सेज को मूव करो, एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन इन व्यू टू डिलीवरिंग द वैल्यू टू द कस्टमर, रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड प्रॉफिट ऑफ द सेल्फ अकॉर्डिंग विद द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द बिजनेस। तो बिजनेस की जितनी भी अनसर्टेनिटीज है उनको ध्यान में रख के, रिस्क लेके ये क्या करता है, सारी चीजों को जुटाता है। लोगों की नीड क्या है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, प्रोडक्शन करना, कस्टमर को वैल्यू देना, और जो इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें पैसा दिया, उनको भी अच्छा रिटर्न देना, ये एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया वो अच्छे से। ये एक एक लाइन देखो एनसीईआरटी है, और मैं काफी टाइम से एक एक चीज देखोगे ना, आप एक एक चीज एनसीईआरटी की यहाँ पे लाइन को लिख के रीड करके हर एक पेज पे देखो एक चीज क्या जरूरी है। क्योंकि देखो इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने के लिए कम से कम लगता है लगभग 10 दिन तो मान के चलो, पूरे चैप्टर को पढ़ाने के लिए स्कूल में 10 दिन लगता है। लाइन देखो एनसीईआरटी है, और मैं काफी टाइम से एक एक चीज देखोगे ना, आप एक एक चीज एनसीईआरटी की यहाँ पे लाइन को लिख के रीड करके हर एक पेज पे देखो एक चीज क्या जरूरी है। क्योंकि देखो इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने के लिए कम से कम लगता है लगभग 10 दिन तो मान के चलो, पूरे चैप्टर को पढ़ाने के लिए स्कूल में 10 दिन लगता है, 45 मिनट का पीरियड अगर है तो मैं 450 मिनट नहीं, मैं कोशिश करूंगा 90 मिनट्स में आपको अच्छे से समझा दूं। इसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, और ये चीज ना तुम्हारे हजम हो जाएंगी चीजें बिल्कुल। कॉमर्स के बच्चों को तो ऑलरेडी बिजनेस का आइडिया रहता है, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा याद करना पड़ेगा, बस एक चैप्टर को थोड़ा रट्टा तो मारना पड़ेगा आपको ना, याद करना पड़ेगा हेडिंग्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहला देखो एस्पिरेशन मींस डिजायर मल्टीप्लाई बाय एक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप ना उसके अंदर हमेशा एस्पिरेशन रहता है। तो एस्पिरेशन का मतलब क्या है, कुछ लाइनें मैंने ना एनसीईआरटी से उठा रखी है बीच बीच से, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां से सवाल ना पूछे। एस्पिरेशन का मतलब क्या है? डिजायर मल्टीप्लाई बाय एक्शन। क्या खाली डिजायर एस्पिरेशन नहीं, डिजायर भी है, मैं अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हूं, लेकिन मैं दिन रात सोता हूं, स्नैपचैट चलाता हूं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूं, टाइम पास करता हूं, और लेकिन मैं एसआरसी से जाना चाहता हूं, तो वो एस्पिरेशन नहीं है। डिजायर के साथ एक्शन भी होना चाहिए कि मैं दिन रात पढ़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पॉजिटिव रह के। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। ये एक सिस्टमैटिक यानी स्टेप बाय स्टेप और पर्पसफुल एक्टिविटी, किसी पर्पस को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटी होती है उसको होता है पर्पसफुल एक्टिविटी। इट हैज सर्टेन टेम्परामेंटल स्किल्स एंड अदर नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? जो टफ कॉम्पिटिशन में आप टिक सको। ठीक है, दैट कैन बी एक्वायर, लर्न एंड डेवलप बोथ फॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एज वेल एज बाय ऑब्जर्वेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई से भी आता है, ट्रेनिंग से भी आता है, ऑब्जर्वेशन से भी आता है, एक्सपीरियंस से भी आता है। एंटरप्रेन्योर हमेशा सीखना चाहते हैं, दे आर लर्नर, वो सीखना चाहते हैं, अच्छा जानना चाहते हैं, राइट। सच एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रूशियल फॉर dispelling the myth that entrepreneurs are born rather than made। तो भैया ये एक मिथ है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो born होते हैं rather than made। तो ये गलत बात है, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, born नहीं होते। पैदाइशी थोड़ी कोई एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। लॉ एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, अब बच्चे बोलते हैं सर, मतलब सुना है मैंने कि भैया कि जिसका बाप बिजनेसमैन है वो तो अपना भी बिजनेसमैन बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुकेश अंबानी ने जो है वो मेहनत करी, उनके पापा बिजनेसमैन थे, मेहनत करी, आगे ले कंपनी को, जो कि अनिल अंबानी लेके नहीं जा पाए। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके पापा बिजनेसमैन है तो आप भी अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे, आपको भी अपनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाँ, एक ओपनिंग फंड, एक ओपनिंग कैपिटल आपको जरूर मिलता है, बट उस कैपिटल को मल्टीप्लाई करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, डिवाइड करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो अपना डिवाइड हो जाएगा। लॉफुल, ऑब्वियसली क्लास, कोई भी एंटरप्रेन्योर है ना, वो क्लास ऑब्वियसली लॉफुल एक्टिविटी करेगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी तो करेगा नहीं जो इलीगल हो। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेशन की सोचता है कि कैसे कैसे नई नई चीजें इनोवेट करे ताकि आपका रेवेन्यू बढ़े, आपका जो कॉस्ट है वो कम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जेरोक्स मशीन आया तो कार्बन पेपर का बिजनेस जो है वो खत्म हो गया। मोबाइल टेलीफोनी थ्रेटन्स द लैंडलाइन, बेसिक टेलीफोनी नेट गेन सेक्यूरिंग टू इकोनॉमिक्स सच एज एंटरप्रेन्योर एक्शंस एंड कमर्शियल एंड कमेंडेबल एज एक्ट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो नई नई चीजें आती जाती है, इनोवेशंस होते चले जाते हैं, पुरानी चीजें खत्म होती चली जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंप्लाइज क्रिएशन ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम और पर्सनैलिटी। अगर प्रोडक्शन होगा तो फॉर्म, प्लेस और टाइम, पर्सनैलिटी क्रिएट होगा। रिक्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइवर्स फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योर इन रिस्पांस टू परसीव्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी मोबिलाइज द रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्टिव एंटरप्राइज और फॉर्म। तो भाई सीधी सी बात है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है? प्रोडक्शन में एंगेज होता है कि प्रोडक्शन किस तरीके से करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल को जुटाता है, प्रोडक्शन में एंगेज होता है, रिस्क लेता है। भाई सबसे पहला रिस्क जो होता है एंटरप्रेन्योर का होता है।
भाई वो मान लो कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान भी खोलनी है ना, तो शुरू में तुम्हारे पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, ग्राहक नहीं आए तो क्या होगा? पर तुम लाखों रुपए लगा के दुकान किराए पे लेते हो, सामान लगाते हो, इतना दुकान को सजाते हो, इनोवेट करते हो, एम्प्लॉइज को रखते हो, तो रिस्क टेकिंग तो है। एज एन एंटरप्रेन्योर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एन अश्योर्ड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट inputs for his product, he incur the risk of paying them off whether or not the venture succeed. तो भैया आप सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, खर्चा तो होता है, रिस्क तो भी करना पड़ेगा. It may be pointed out that possibility of absolute ruin may be rare as the entrepreneur does everything within the control to de-risk the business. तो यार ऐसा बड़ा रेयर ही होता है कि कोई बिजनेसमैन बुरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि अगर वो एक बिजनेसमैन है, एक सच्चा एंटरप्रेन्योर है, तो वो सारी चीजें करेगा, हर एक चीज करेगा जिससे रिस्क जो है वो कम हो जाए, रिस्क जो है वो डी रिस्क हो जाए. ठीक है. व्हाट इज जनरली इंप्लाइड बाय द रिस्क टेकिंग is that realized profit may be less than the expected profit. Risk taking का मतलब क्या है कि जो आपने सोचा उससे कम आपको प्रॉफिट मिलेगा. It is generally believed that entrepreneurs take high risk. ये हमेशा बिलीव किया जाता है कि एंटरप्रेन्योर जो है ना वो हाई रिस्क लेते हैं. Yes, individual opting for a career in entrepreneurship take bigger risk that involve in career in employment practice or profession. There is no assured payoff. भाई देखो एंटरप्रेन्योरशिप ना सबसे टफ है, वो हाई रिस्क लेते हैं, क्योंकि आप कोई भी प्रोफेशन में जाओगे आपको पहले दिन से पैसा मिलना चालू हो जाएगा. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप अकेला एक ऐसा काम है जहां घर से आप पैसे लगाते हो और आपको पता नहीं कि रिटर्न कब से मिलना चालू हो जाएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, यू डोंट नो, राइट? अच्छा, अब डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट, तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस से भी बन सकता है क्वेश्चन, है ना? इजी है डिफरेंस. फोकस की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप पे फोकस करते हैं, कोई नया काम चालू करने के लिए. मैनेजर्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट एक्जिस्टिंग बिजनेस को ऑपरेट करते हैं. रिसोर्सेज ओरिएंटेशन, द एंटरप्रेन्योर डज नॉट फील कॉन्स्ट्रेंटेड बाय रिसोर्स, एंटरप्रेन्योर मोबाइल, ये रिसोर्सेज को अरेंज करता है, राइट? और ये क्या करता है, जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है उसी को क्या करता है, यूज करता है. एंटरप्रेन्योर इनफॉर्मल है, क्लास काम करता है, ये फॉर्मली काम करता है. प्राइमरी मोटिवेशन ये अचीवमेंट है, आगे मैं बात करूंगा, बहुत सारी अलग-अलग मोटिवेशन है. अचीवमेंट की जो प्राइमरी मोटिवेशन है वो अचीवमेंट है, और इसका प्राइमरी मोटिवेशन मैनेजर्स के पास पावर होता है. स्टेटस विज़ एंटरप्राइज, ये स्टेटस क्या है? ये ओनर होता है, ये फाइनली किसी भी लेवल पे वो है तो कर्मचारी, एम्प्लॉय. यहाँ पे प्राइमरी रिवॉर्ड जो मिलता है एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट, और एम्प्लॉय को सैलरी. चैलेंजेस द स्टेटस क्यू दैट इज एक्जिस्टिंग. देखो यार, एक्जिस्टिंग चैलेंजेस को क्या करता है? नए नए चैलेंजेस को अडॉप्ट करता है, मतलब ये करता है चैलेंजेस को हैंडल करता है, लेता है नए नए चैलेंजेस. ये करता है जो चैलेंजेस ओनर ने ले लिए हैं ये उसको बस क्या करता है? मेंटेन करता है. ठीक है. तो ये एक तरीके से ना इनोवेशन करता है, इन्वेंशन करता है, और ये क्या करता है? बस जो है उसी के ऊपर काम कर रहा होता है. ये रिस्क टेकर है, ये रिस्क नहीं लेता है. इसका मतलब क्या है? अवॉइड. ये रिस्क अवॉइड करता है. रिस्क नहीं ले सकता तो अभी तो जाके काम कर रहा है एम्प्लॉय में, खुद ही कंपनी नहीं खोल रहा. अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग ड्रिवन बाय द इंडक्टिव लॉजिक एंड पर्सनल करेज और डिटरमिनेशन. ये क्लास पर्सनल करेज और डिटरमिनेशन की बात करता है, और डिडक्टिव लॉजिक और रिसर्च की बात करता है. डिडक्टिव लॉजिक और रिसर्च मैं किसी ने डीपली बताऊंगा ना. इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है. अगर मैं इसको डिस्कस करने जाऊंगा तो आधा घंटा जो है कहीं ना कहीं निकल जाएगा. तो आप बस इसको ना याद करके चलो और थोड़ा सा इसे समझ लो ना. ये हर चीज को लेने के लिए रेडी होता है. लेकिन इसमें क्या होता है, ये बेसिकली जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि 90% जो ह्यूमन है वो एम्प्लॉयमेंट रोज एम्प्लॉय है, तो हम मानते हैं रमेश भी एक एम्प्लॉय होगा. ज्यादातर लोग एम्प्लॉय हैं तो रमेश भी एम्प्लॉय. तो ये ना बहुत सारे अलग अलग लॉजिक होते हैं, तो ये हमारे टॉपिक का पार्ट है नहीं. तो बस आप ये इंडक्टिव ध्यान रखो और डिडक्टिव. तो आई से इंडक्टिव, डी से डिडक्टिव, ये हो गया आपका एंटरप्रेन्योर का, एम्प्लॉय का. स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, ये अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं ना, छोटे बिजनेस से शुरू करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस के मैनेजर होते हैं. प्राइमरी स्किल्स, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, इनिशिएटिव, रिसोर्सेज और नेगोशिएशन, ये प्राइमरी स्किल्स है. नेगोशिएशन ध्यान रखना, किसकी स्किल्स होती है नेगोशिएशन? एंटरप्रेन्योर की. वो नेगोशिएट करेगा डील क्रैक करने के लिए. यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम डिजाइन, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पीपल मैनेजमेंट होता है इसके अंदर. स्पेशलाइजेशन ओरिएंटेशन, जर्नलिस्ट हैज नो एंड डू ऑल द ट्रेड हिमसेल्फ, खुद ही करता है क्लास, ये स्पेशलिस्ट है. ये जर्नलिस्ट है और ये क्या है? क्लास स्पेशलिस्ट. ये तो सब काम करेगा, लेकिन ये क्या करता है? ये सारे काम करेगा. एंटरप्रेन्योर सारे काम करेगा. अपनी दुकान में मालिक झाड़ू भी लगाता है, आप समझ रहे हो? मालिक जो है अपनी दुकान में झाड़ू लगा लेगा, लेकिन कैशियर को बोलोगे ना तो कैशियर बोलेगा नहीं मैं तो कैशियर हूं, मैं थोड़ी करूंगा इस काम को, मालिक कर देगा वो आराम से. अगला है क्लास स्पेशलिस्ट. ये स्पेशलिस्ट होता है अपने काम में. ठीक है. तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा बेसिक चीजें. एक बार मैं चार्ट ओपन कर रहा हूं, जरा मुझे बताओ कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं बेटा? नई चीज है ऑब्वियसली, थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहे हो, 2-3 बार पढ़ जाते तो इजी रहता, बट क्या अभी तक समझ आ गया क्लास? यहाँ पे ये नोट में भेज दूंगा आपको ना, क्लास के बाद भेज दूंगा, डोंट वरी. समझ आ रहा है सबको? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी. मुझे लग रहा था पता नहीं कि यार नया टॉपिक है. चलो यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू. इसको याद कैसे करें मैं बता दूं, कैसे याद करना है. ठीक है, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा याद कैसे करना है. इसको याद कैसे करना है मैं समझ रहा हूं. आप ना हेडिंग हेडिंग याद कर लेना बस इसकी, और जो ऑनलाइन करूंगा ना मैं आपको आगे चल के मैं बता दूंगा क्या याद करना है. जतिन यादव, इको के मॉक के वीडियो सॉल्यूशन में कुछ क्वेश्चन मॉक से अलग हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, अलग कैसे? मैं देख लूंगा एक बार. ऐसा है क्या? मॉक 1 में, इको के मॉक 1 में वीडियो से अलग है कुछ? मैं चेक कर लूंगा. चलो इसमें ध्यान सुनो. कुछ इसके अंदर जो टॉपिक है ना जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, कुछ वर्ड्स जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मैं एक एक करके सारे वर्ड्स लिख लेता हूं, जैसे मुझे चैट में आपने बताया. ठीक है, ठीक है. वो वाला मैं जो स्टेटस को वाला पॉइंट है वो लिख लेता हूं, इंडक्टिव रिडक्टिव वाला पॉइंट लिख लेता हूं. मैं इसके ना एग्जांपल देके आपको हैंड रिटन नोट्स, मैं इसके एग्जांपल वगैरह देके या फिर छोटी सी वीडियो बना के ना बैक कैमरे से मैं आपकी ग्रुप में डाल दूंगा, और अगली क्लास में मैं 5-10 मिनट उसको एक बार रिपीट कर दूंगा क्लास में, देन हम आगे चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चिंता नहीं करो. ये होता है कि अगले चैप्टर तुमने पहले पढ़ा होता, हर चीज किया होता, तो मैं इसको 1 घंटे में खत्म कर देता आराम से. लेकिन पहली बार पढ़ रहे हो तो अब तुम्हें जो डाउट आएगा उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है. फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब एंटरप्रेन्योर क्या काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स क्या काम करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. तो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या काम करते हैं, ध्यान से समझना. ठीक है. You are aware that entrepreneurs organize the production process. In the absence of these functions, all other resources, namely land, labor, capital, remain idle. भैया देखो, entrepreneur ही है जो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, उसके बिना तो कोई काम है ही नहीं. They may not be inventing, discovering the product. Their role of commercial exploitation of the advancement in science and technology by organization of the productive apparatus makes the resources productive useful. ध्यान रखना, in the absence of entrepreneurial intervention, अगर entrepreneur ना हो तो every plant would remain a weed and every mineral would remain a rock. ठीक है, ध्यान रखना एक लाइन. In the absence of entrepreneurial intervention, every plant would remain a weed and every mineral would remain a rock. तो सारे के सारे प्लांट जो है वो तो घास फूस बन के रह जाते और रॉक ही रह जाता, रॉक से मिनरल निकाला जाता ना. तो रॉक से अगर मिनरल निकाला जा सकता है तो ये कहीं ना कहीं क्लास एंटरप्रेन्योर की देन है.
अब इसके जो फंक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप के, पहला फंक्शन क्या है, बहुत इजी है, एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, तो ऑब्वियसली जीडीपी जो है देश की बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा तो इनकम जनरेशन भी बढ़ेगा। दूसरा है कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने आपसे कहा था कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट्स को लाने में इकोनॉमी के अंदर। द एंटरप्रेन्योर डिसीजन इन इफेक्ट इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट ऑगमेंट्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड हेंस रिजल्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। इनफैक्ट जीडीपी एंड कैपिटल फॉर्मेशन रिलेटेड टू ईच अदर। भाई जीडीपी जो देश में सामान बन रहा है और जो इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। वाया कैपिटल आउटपुट रेशियो, मोर प्रिसाइजली इंक्रीमेंट इन कैपिटल आउटपुट रेशियो दैट मेजर्स द परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑब्टेन द परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी। भाई अगर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा तो देश की जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। और आईसीओआर का फॉर्मूला क्या, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, सीओआर का मतलब क्या होता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो बस फुल फॉर्म ध्यान रखना और कुछ नहीं। रोजगार देते हैं, आप सबको पता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रोजगार देते हैं, सबको काम देते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, रोजगार देते हैं। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर अदर, ये भी आप समझ गए कि एक बिजनेस बनेगा तो कल को बहुत सारे बिजनेसेस और बन जाएंगे। लाइक अगर आप कोई भी चीज बनाओगे तो उसकी पैकिंग के लिए कोई और कंपनी है, कस्टमर सपोर्ट के लिए कोई और कंपनी है, उसका एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए कोई और कंपनी है, उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कोई और कंपनी है ना। तो बस अलग अलग बिजनेस, एवरी न्यू बिजनेस क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द सप्लायर्स ऑफ इनपुट एंड द मार्केटर ऑफ द आउटपुट, राइट। और जो सप्लायर ऑफ इनपुट है उनको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज, और जो मार्केटर ऑफ आउटपुट है उनको बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस। एज अ पेन मैन्युफैक्चरर वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर रिफिल मैन्युफैक्चर, अगर तुम पेन बनाओगे तो रिफिल वालों के भी मजे हैं, गाड़ी बनाओगे तो पार्ट्स बनाने वालों के भी मजे हैं, डेंटिंग पेंटिंग वालों के मजे हैं, गाड़ी धोने वालों के मजे हैं, नया बिजनेस बन जाएगा। एज वेल एज होलसेलर्स एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट, दिस इमीडिएट लिंकेज इंड्यूस फर्दर लिंकेज। तो ये कई लिंकेज बनते चले जाते हैं और बिजनेस, एक बिजनेस से कई बिजनेस प्रमोट हो जाते हैं। इंप्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यू आर अवेयर दैट एफिशिएंसी मींस हैव ग्रेटर आउटपुट फ्रॉम द सेम इनपुट। लो कॉस्ट में प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसी को बोलते हैं इंप्रूव एफिशिएंसी। एंटरप्रेन्योर इंप्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय, अब एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं, इंप्रूविंग प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग वेस्टेज, इंक्रीजिंग प्रॉफिट। इसका मतलब होता है आउटपुट, तो आउटपुट को बढ़ाते हैं, प्रोसेस को बढ़ाते हैं, वेस्टेज को कम करते हैं। ब्रिंगिंग, तो ऑब्वियसली क्लास एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, अब आउटपुट बढ़ाओगे, वेस्टेज कम करोगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ब्रिंगिंग अबाउट टेक्निकल प्रोग्रेस, दैट इज बाय अल्टरिंग लेबर कैपिटल रेशियोज, यू आर अवेयर दैट इफ लेबर इज प्रोवाइडेड विद गुड इंप्लीमेंट्स इट्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर आप लेबर को अच्छी मशीन दोगे तो लेबर का जो आउटपुट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आउटपुट बढ़ता है और दूसरा प्रोसेस बढ़ता है, आउटपुट प्रोसेस बढ़ेगा, टेक्निकल प्रोग्रेस किया जाएगा, इन सबसे क्या होता है, आउटपुट बढ़ता है, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार आपको घर पे रीड भी करना पड़ेगा तभी ये चीज देखो अंडरस्टैंडिंग में आएगी, पहली बार मैं करा रहा हूं वो भी 1 घंटे में। इंक्रीजिंग द स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो डेवलपमेंट डज नॉट merely मींस मोर एंड बेटर of existing, it also more crucially means diversification of economic activity across geographical sectorial और टेक्नोलॉजिकल स्कोप। तो डेवलपमेंट का मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं होता, डेवलपमेंट का मतलब क्या, डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग प्रोडक्ट बनाओ, अलग अलग क्लास एरिया वाइज आप काम करो, नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करो। अब ये सब कौन करता है, एंटरप्रेन्योर। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काम क्या करता है। अगला है इंपैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। भाई देखो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना क्लास, वो लोकल कम्युनिटीज को ना काफी डेवलप करते हैं, और लोकल कम्युनिटीज के लोग ही आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो एंटरप्रेन्योर सबको सपोर्ट करता है, छोटे छोटे बिजनेसेस जो है वो आगे चल के बड़े एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो सबको ही सपोर्ट करता है। ध्यान से समझना, ये अच्छा पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योरशिप in its natural habitat, ध्यान रखना, entrepreneurship in its natural habitat, that is small business is great leveler to you may see from a table of marginalized group that small scale entrepreneurship enables such marginalized group as a women of SC, ST, OBC to pursue their economic dream. As there are no entry barrier in terms of education qualification, entrepreneurship is an even more attractive career option for such marginalized group. Local governments do their bit in developing these entrepreneurship cluster with view to encourage. सरकार भी क्लास बहुत सारा मतलब कि प्रमोट करती है बिजनेसेस को, तो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी क्लास कास्ट के लोग हो, लोकल कम्युनिटीज हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इन रिगार्ड टू डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इंपैक्टिंग लोकल कम्युनिटीज, सम कॉर्पोरेट सेक्टर एंटिटीज आल्सो डिजर्व अ मेंशन। आईटीसी थ्रू ई चौपाल, जो आईटीसी है ना, इंडियन टोबैको कंपनी, थ्रू ई चौपाल के थ्रू, एचसीएल थ्रू शक्ति, ठीक है, HLL through Shakti initiative have sought to mobilize native entrepreneurs for moving a lot of those lying in the bottom of economic pyramid. अब pyramid तो आप सबको समझते ही हो ना, pyramid नहीं जानती है, pyramid के सबसे ऊपर है अंबानी जैसे थोड़े से लोग हैं, और गरीब लोग जो है वो क्या है, बहुत सारे हैं। तो भाई इन सबको ना एंटरप्रेन्योर से फायदा मिलता है, इनमें से एंटरप्रेन्योर कल को जाके लोग बनते हैं कि सरकार जो है वो मोटिवेट करती है और बहुत सारी फैसिलिटीज देती है जो खुद का काम करना चाहते हैं उनको। बूस्टिंग यानी बूस्ट करता है द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डेयरिंग। एंटरप्रेन्योर ना रिस्क लेने वाले लोग होते हैं, वो डेयर होते हैं, यानी कि चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग अदर थिंग्स रिक्वायर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द शैकल्स ऑफ ट्रेडिशंस एंड बिलीव दैट रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। तो भैया ये आगे बढ़ते हैं, ये क्लास एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेयरिंग काम करते हैं ये लोग, तो यही लोग क्लास एंटरप्रेन्योर, इनका काम है। दीस आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। डेवलपमेंट यूएनआईडीओ, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल की, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, कुछ नहीं। अगला है अच्छा, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रिलेशन टू देयर क्लास एंटरप्राइज। अब अभी आपने जो रोल पढ़ा था है ना, फंक्शंस यानी कि रोल, अभी जो पढ़ा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर क्या काम करता है, लेकिन अब जो पढ़ेंगे ना क्लास, एंटरप्रेन्योर क्या काम करता है अपने खुद के बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करता है, अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग। ये अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, कहां क्या मौका है और क्या तरह। रैपिडो, आपने नाम सुना होगा, उबर, ओला, रैपिडो, ठीक है, और आपने नाम सुना होगा ब्लिंकिट, ठीक है, स्विगी, तो ये जो जोमैटो, ये सब नाम क्या है, ये सब एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने अपॉर्चुनिटी को स्काउट किया कि यार लोगों के घर पे अगर 10 मिनट के अंदर राशन पहुंचा दिया जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली लोग घर बैठे बैठे क्यों गाड़ी निकाल के बाहर जाएंगे, सोसाइटीज में, टॉप टियर सिटीज, टियर 1 2 सिटी के अंदर पहुंचा देंगे। तो अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी हैव टू एक्टिवली सर्च फॉर, वन में रिले ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अभी कैसे होता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी और इन्वेंशन, पर्सनल प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट, नेटवर्क, एक्सपीरियंसेस, और मे आल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसको तो अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। रोल एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इन रिलेशन टू एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज की, अगर एंटरप्राइज की बात करें, डेवलपिंग एक्सचेंज रिलेशनशिप के अंदर 4 पॉइंट है। रिसीविंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, गेनिंग कमांड ओवर स्केयर रिसोर्सेज, इनपुट को परचेज करना, मार्केटिंग और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, ठीक है। तो ये 4 किसके अंदर आता है, डेवलपिंग
एक्सचेंज रिलेशनशिप के अंदर 4 पॉइंट है, क्वेश्चन क्या है, कौन से पॉइंट नहीं है, कौन से पॉइंट है, ऐसा आ सकता है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं रोल और फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात करूं, सब हेड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो डीलिंग विद पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, आईएएस आईपीएस जो विधायक जी होते हैं, इन सबसे डील करना कि हमें सस्ते में जमीन दे दो, हमें सपोर्ट करो, है ना। मैनेजिंग ह्यूमन रिलेशंस विद द फर्म, लोगों को मैनेज करना, कस्टमर और सप्लायर्स को भी मैनेज करना, है ना, ये सारी चीजें आती हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट कंट्रोल, फाइनेंस और प्रोडक्शन को मैनेज करना। टेक्नोलॉजी, एक्वायरिंग और ओवरसीइंग द असेंबली ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री में कौन कौन सी मशीनरीज असेंबल है। इंडस्ट्री इंजीनियरिंग को देखना, अपग्रेड करना प्रोडक्शन प्रोसेस को, नई नई टेक्निक, नए नए प्रोडक्शन को, नई नई टेक्निक लेके आना ताकि नए प्रोडक्ट को नई तरीके से बनाया जा सके, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस, इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रोसेस होता है ना उसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस सेटअप करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, सबसे पहला चाहिए भैया रिसोर्सेज, सबसे पहले चाहिए रिसोर्सेज होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल हो, लैंड हो, लेबर हो। स्कैनिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को स्कैन करना है, पहले क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज पे स्कैन करोगे, देखो क्या कर सकते हो क्या नहीं, फिर जो सोचा है प्रोडक्ट या आइडिया जो आपने सोचा उसको डेवलप करोगे। असेसमेंट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया, की आइडिया कितना फिजिबल है, कितना प्रैक्टिकली जो है ये आइडिया मतलब स्टेबल है, टिकेगा ये आइडिया। अप्रेजल बाय फंडिंग एजेंसी, फंडिंग एजेंसी जो तुम्हें पैसा देंगे ना उनसे अप्रेजल यानी उनसे एक तरीके से अप्रूवल लेना, उनसे अप्रेजल लेना यानी कि हाँ तुम काम सही कर रहे हो, ये काम करोगे तो हम तुमको प्रोडक्शन पैसा देंगे। प्रोजेक्ट कमीशनिंग एंड लॉन्च, प्रोडक्ट कमीशन देके लॉन्च करो प्रोजेक्ट को। एडॉप्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रोथ, उसको अडॉप्ट करो, ग्रोथ को मैनेज करो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है लाइन बाय लाइन, दीज आर कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो कोई भी बिजनेस को सेटअप करना है तो ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। एक बार अपनी कॉपी में एक बार लिख के देखो, इन शॉर्ट मेरी बात मानो, देखो कहानी की तरह तुम सारे बच्चे कॉपी निकाल लो, एक बार कॉपी निकालो सारे बच्चे, मेरी बात मान के कॉपी निकाल लो और एक बार इसको लिख के दिखाओ। मैं सबसे पहले मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं आगे चल के एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले रिसोर्स, बिना रिसोर्सेज को तो नहीं पाओगे तुम, तो बस कुछ नहीं, तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बनो, रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर क्या करोगे, क्या काम करूंगा मैं, स्कैन करोगे एनवायरनमेंट को, उससे तुम्हें स्कैन करने से पढ़ाई है तुम लोगों ने कि तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का पता चलेगा। फिर तुम प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, फिर प्रोडक्ट में दम है कि नहीं वो चीज चेक करोगे, फिर जो फंडिंग एजेंसी उनसे अप्रूवल लोगे, अप्रेजल लोगे उनका। तो मैं सबसे पहले रिसोर्स, बिना रिसोर्सेज को तो नहीं बन पाओगे तुम, तो बस कुछ नहीं, तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बनो, रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर क्या करोगे, क्या काम करूंगा मैं, स्कैन करोगे एनवायरनमेंट को, उससे तुम्हें स्कैन करने से पढ़ाई है तुम लोगों ने कि तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का पता चलेगा। फिर तुम प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, फिर प्रोडक्ट में दम है कि नहीं वो चीज चेक करोगे, फिर जो फंडिंग एजेंसी उनसे अप्रूवल लोगे, अप्रेजल लोगे उनका, और देन कमीशन एजेंट से बात करोगे, प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, लॉन्च करने के बाद अडॉप्शन करोगे, फॉलोअप लोगे और ग्रोथ का मैनेजमेंट करोगे, मैनेजमेंट ऑफ ग्रोथ। तो ये 7 पॉइंट एक बार कॉपी में लिख लो और लिखने के बाद एक बार रिकॉल करना, देखो तुम्हें ज्यादातर चीजें याद हो गई होंगी अभी, नहीं याद होगी, एक बार लिख लो इन पॉइंट्स को। मैं एक बार और रिवीजन करा दूंगा बिफोर एग्जाम, इसको बिल्कुल चिंता नहीं करो। और सच में ये बिल्कुल इजी है। अब पता है हार्ड क्यों लग रहा है, बाकी चैप्टर हार्ड क्यों नहीं लगे थे, क्योंकि बाकी चैप्टर ना मैंने खुद लिखे थे हैंड रिटन नोट से, और एनसीईआरटी कुछ कुछ लाइन ऐड करी थी। अब जो ये वाला है ना, ये वाला जो है वो एनसीईआरटी की लाइन है, और एनसीईआरटी तुम्हें पता ही कितना टफ होता है। हो गया, हेलो या हेलो, लिख लिया पीयूष पलक। चलो अब आप मुझे बताओ, आपने लिख लिया तो ये याद हो गया, अब आपको याद हो गया सारे बच्चों को, सारांश याद हो गया, सारे पॉइंट्स याद हो गए। कमीशनिंग का मतलब क्या है ना, जो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के जैसे शेयर है, शेयर इशू करने के लिए ब्रोकर होते हैं ना, ब्रोकर, उनको कमीशन देना पड़ता है, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह, तो उसी तरीके से उसको बोलते हैं कमीशनिंग। मतलब लॉन्च करो, कमीशन वगैरह दो, कि जो भी काम, जैसा भी काम है, मतलब अब डिपेंड करता है ना किस तरह का काम है वो। चलो नेक्स्ट, चलो अब खत्म होने वाला है, बस ज्यादा नहीं बचा है चैप्टर में, खींच के आधे घंटे का और बचा है, खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है, हाफ एन आवर का और बचा है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी में भी आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। अब कौन सा, अब सर हम कौन सा बिजनेस करें, अगर हमें कल को एंटरप्रेन्योर बनना है तो हम कौन सा बिजनेस करें, तो ये लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज में आल्सो बी आइडेंटिफाइड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, सेक्टोरियल और इंडस्ट्रियल एनालिसिस, ठीक है। अब ना ये एक सर्विसेज है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, एक आईटी सर्विस है जो कि बेसिकली जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको बहुत सारा डाटा प्रोसेसिंग हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, टेक्निकल सपोर्ट हो गया, कंसल्टिंग सपोर्ट हो गया, जो देती है। तो ये ऐसी एक बॉडी है जो बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी आईटी सर्विसेज देती है, ठीक है। अब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, अगर आप इसे ये वाला पॉइंट आप जरूर पढ़ लेना, एनसीईआरटी में मैं आपको ना वो भी भेज दूंगा, एनसीईआरटी की पीडीएफ भेज दूंगा आपको। तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हम पढ़ रहे थे ना, उसी का पॉइंट है ये, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हम जो पढ़ रहे हैं ना उसी का देखो पॉइंट है, जो हमने पढ़ा स्टार्ट किया था ना, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन देयर एंटरप्राइज। तो पहला तो आपने पढ़ लिया था अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग, और दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो सबसे पहले आपने अपॉर्चुनिटी देखी कि यार अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, और अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, रिसर्च करके, ऑफ इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और सेक्टरल और इंडस्ट्रियल, रिसर्च करो कुल मिला के, इंडस्ट्रियल एनालिसिस। उसके बाद आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग, कौन सा प्रोडक्ट आप देने वाले हो उसको आइडेंटिफाई करो। व्हाइल द एनवायरनमेंट कैन लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ मोर जनरलाइज्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देयर इज नीड टू जीरो इन ऑन टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस आइडिया। तो देखना भैया कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा सर्विसेज आपको बनाना है, फिर वो फिजिबल है कि नहीं, वो टिकाऊ है कि नहीं। द प्रोडक्ट ऑफरिंग आइडिया मस्ट बी टेक्निकली फिजिबल, तो देखना है कि भाई वो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल पैटर्न पे जो चीज बना रहे हो वो लीगली फिजिबल है कि नहीं, टेक्नोलॉजी उसका है कि नहीं आपके पास, लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज देखनी है। तुम जो भी सामान बनाओ वो फिजिबल है कि नहीं, दैट एक कंट्री में चीज फिजिबल होती है दूसरे में नहीं होती।
or that is should be possible with the level of technology to convert the idea into reality, and this should be possible the cost of the covered by the price it will fetch. In other words, the idea must be economically भी feasible होना चाहिए, technologically भी feasible होना चाहिए. The project cost should be within the resources available. उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो रिसोर्सेज आपके पास प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए, उस खर्चे को झेलने के लिए प्रॉफिट आपके पास प्रॉपर आना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए आपके पास. दिस इज द आइडिया मस्ट फाइनेंशियली वायबल एज वेल. फाइनेंशियली भी टिक सके, वायबल मतलब वो टिक सके थ्रू देयर शुड बी इनफ सेल्स इन द इमीडिएट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इन फॉरसिबल फ्यूचर. There should be adequate assurance of the commercial viability of the chosen product offering. तो भैया हर चीज को देखना है कि कमर्शियल वायबिलिटी है कि नहीं, टेक्निकल सपोर्ट उसका मिलेगा कि नहीं, टेक्नोलॉजी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, कॉस्ट कितनी है, इतना पैसा है कि नहीं, टिक पाएगा बिजनेस, नहीं टिक पाएगा. तो आंख बंद करके कोई भी बिजनेस शुरू नहीं करना. ठीक है. नेक्स्ट है the process of entrepreneurship development. Entrepreneurship does not emerge spontaneously. Entrepreneurship spontaneously नहीं बनता, rather it is the outcome of dynamic process of interaction between the person and the environment. Ultimately the choice of entrepreneurship as a career lie with the individual, yet he must see the desirable as well as feasible option. तो भैया आप अगर कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हो जो आपको लगता है कि यार feasibility के काम कर सकता है, आप उस पे काम करते हो, रिसर्च करते हो, इनोवेशन लेके आते हो, कैपिटल डालते हो उसके अंदर, तो कल को ग्रो करेगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, आपको पैसे देंगे और आपका बिजनेस जो है काफी ग्रो करेगा. इन जनरल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी विद इट्स emphasis on individual achievement is more suitable for entrepreneurship. देखो होता क्या है, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, मतलब जो जैसे अमेरिका हो गया, जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, तो वो करते हैं टैक्स सिस्टम को सस्ता रखते हैं, इनकम टैक्स कम लगाते हैं और वो सपोर्ट करते हैं. अब इंडिया में इतने बिजनेसमैन क्यों नहीं बन पाते पता है? अभी जो है पीयूष गोयल जी ने आई थिंक दिया था एक स्टेटमेंट कि भाई इंडिया में जो स्टार्टअप्स है वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली गरीबों को यूज करके उनको पैसा कमा रहे हैं उससे, है ना. मतलब मुझे याद नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी टाइम चल रहा है तो मैं ज्यादा न्यूज में रहता देखता भी नहीं क्या न्यूज चल रहा है. पर आई थिंक पीयूष गोयल जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था जो बेसिकली बोर्ड के फाउंडर के ऊपर दिया था, या फिर ब्लिंकिट के ऊपर, या फिर ज़ेप्टो वगैरह किसी के ऊपर दिया था कि भाई आप लोग तो लूट रहे हो लोगों को. मतलब जो चाइना है वो कितना डेवलप कर गया. आप चाइना की सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे ना, सर्च करोगे चाइना की डेवलपमेंट, शंघाई की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई डेवलप हो रहा है. चाइना वर्ल्ड की मतलब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और पर कैपिटल इनकम भी बहुत ज्यादा है. चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है. वहां के जो लोग हैं वो आईटी पे, एआई पे, टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं. और हमारे यहाँ क्या है, खाने की डिलीवरीज जो है वो 10 मिनट में करा दो, सब चीजें पे काम करते हैं. तो अब ये इससे लोगों को लगता है रोजगार बनता है, ऑब्वियसली बनता है, लेकिन फायदा मालिक को ही होता है, इकोनॉमी को फायदा नहीं होता, क्योंकि वो लेबर का यूज कर रहे हैं बस. लेकिन वो 10 लोगों को काम दे रहे हैं तो 10 दुकानें बंद हो जा रही हैं. लाइक ब्लिंकिट अगर 10 लोगों को रोजगार दे रहा है, ठीक है, तो 10 दुकानें भी तो बंद हो जा रही है ना भाई. ब्लिंकिट जैसे आने की वजह से जो ऑनलाइन जो आने की वजह से जो बेचारे छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं वो बेचारे तो बंद हो जाते हैं कहीं ना कहीं, वो लोग नहीं कॉम्पीट कर पाते इनको. तो इसीलिए वहां पे बोला गया था. तो अगर हमारी उसका फिर उनके स्टेटमेंट को कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई इंडिया में क्यों बनेगा एंटरप्रेन्योर, इंडिया क्या देता है, एंटरप्रेन्योर को सस्ते रेट पे लोन देता है, इजी लोन मुहैया कराता है, उनको अपॉर्चुनिटी सस्ते में जमीन देता है, नहीं तो फिर क्यों तरक्की होगी. तो लोग बाहर चले जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं मिलता लोगों को. स्पेशली डिजाइन एंड डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट सच एज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, है ना, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना. ईडीआई, इसको ईडीआई बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ईडीआई, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ईडीआई, दैट कंडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो ये लोग चलाते हैं प्रोग्राम, बट रियल में कोई अगर अपना बिजनेस करना चाहता है तो गवर्नमेंट कोई सपोर्ट उसको नहीं देती. अगला बिजनेस प्लान था एनसीईआरटी में, तो मैंने ले लिया ब्लॉक के अंदर. तो लाइक एग्जीक्यूटिव समरी बनाओ पहले, सबसे पहले, फिर बिजनेस इंडस्ट्री का बैकग्राउंड देखो, मतलब रिसर्च करो, फिर प्रोडक्ट क्या क्या सर्विस करना है, ये असर प्रोडक्ट के सर्विस क्या देना है, ये चीज, फिर मार्केट की एनालिसिस करो, सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओ, प्रोडक्शन ऑपरेशंस, फिर मैनेजमेंट, रिस्क फैक्टर, फिर फंड्स देखो कितना रिक्वायर्ड है आपको, रिटर्न कितना होगा उसके ऊपर, रिटर्न ऑन एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट रूट, तो कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा रिटर्न, सेल्स प्रोसीड्स को कैसे यूज करेंगे जो पैसा आएगा, फाइनेंशियल समरी बनाना और अपेंडिक्स दैट इज रिपोर्ट बनाना, सारे के सारे ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना, ये सारी सारी बिजनेस प्लान के अंदर आता है. बहुत कम पूछा गया क्वेश्चनों में. तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है ना, इसके ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है पहले, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन ही आते थे किसी मॉक में, किसी में आए नहीं किसी पेपर के अंदर, तो क्वेश्चंस भी बहुत कम है. सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज, और हमारा जो लास्ट टॉपिक आएगा वो आएगा मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन. बस ये 2 टॉपिक बचा है और देन हमारे चैप्टर पूरा का पूरा खत्म. ठीक है, 2 टॉपिक बचा है, ध्यान समझना. इन दोनों टॉपिक से होपफुली एक एक क्वेश्चन जो है वो आ जाए. ठीक है, चलो ध्यान सुनना इसको. एवरी अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ एवरी रोल एंड फंक्शन हैज कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट. इट्स ट्रू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल. देखो हर चीज के लिए ना कॉम्पिटेंसी बहुत जरूरी है. एंटाइटल कैश और काश, बस आपको ना कैश की फुल फॉर्म याद करनी है, कैश एक काश बोलना है, उसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है. तो आप ये ध्यान रखना, इसका जो फुल फॉर्म है ना वो बस आप लोगों को ध्यान रखना है और कुछ नहीं. तो the term competence refers to composite of knowledge, skills, host of psychological attribute including attributes and motivation. तो competency का मतलब क्या होता है कि आपके पास knowledge और skills होनी चाहिए ताकि आप competition का सामना कर सको. competent बोलते हैं इसका ना, आप काबिल हो, मतलब काबिल जिस तरीके से इसको बोलते हैं. तो आपने अपनी कॉपी में एक बार काश की फुल फॉर्म लिखो, कैश कैश काश कुछ भी, K for knowledge, A for attitude, S for skills, H for habit. कॉपी में लिखो, सारे बच्चे देखो लिख लो, आपको याद हो जाएगा. बस ये फुल फॉर्म ध्यान रखना है. Why do you need to be business person to be a business person? Was the opening question that anchor of the television interview asked for an class eminent business personality. Kash she heard and thought that her interview is going to be spoiled, for it was an answer so obvious and exhaustive that there was not anything else like to talk. Or this is what she thought. The entrepreneur saved her day. Young lady, he continued, you seem to have got it wrong. What I mean was not cash, but cash. ठीक है. और इंटरव्यू वाज ऑफरिंग फ्लाइंग स्टार्ट एंड बेसिकली आपको इस कहानी से ध्यान रखना है कि भैया कि बिजनेस में ना काश होना बहुत जरूरी है. कैश नहीं, काश. नॉलेज एट्रीब्यूट, सॉरी नॉलेज एटीट्यूड स्किल्स और हैबिट. ठीक है, नॉलेज एटीट्यूड स्किल्स और हैबिट. The role of environment in entrepreneurship development. हमारे environment का रोल क्या है entrepreneurship development में? Entrepreneur bring about economic growth and development, and the latter in turn provide fertile soil for flourishing of. अगर मट्टी अच्छी है तो पौधा भी अच्छा होगा, तो अगर क्लास हमारी इकोनॉमी अच्छी है तो entrepreneur भी जो निकलेंगे ना अच्छे निकलेंगे. There certainly is a mutually facilitating reciprocity between economic growth and entrepreneurship development. तो ये दोनों ना बिल्कुल रिलेटेड है. अगर इकोनॉमी ग्रो होगा तो entrepreneur अच्छे बनेंगे, और entrepreneurship अच्छे बनेंगे तो इकोनॉमी ग्रोथ होगी. देखो अच्छे entrepreneur इकोनॉमी को फायदा पहुंचाते हैं और अच्छे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से entrepreneur को फायदा पहुंचता है. What are the distinct competency of entrepreneurship? In regard to one, may refer to the effort of entrepreneurship development of India, EDI. ध्यान रखना क्लास, आपको ना 15 competencies हैं
ठीक है। ईडीआई क्या है? नेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ईडीआई क्या है क्लास? एक ऐसा नेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूशन है इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ईडीआई ने डिफाइन किया 15 कॉम्पिटेंसीज। ये 15 कॉम्पिटेंसी किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। बहुत आसान है और इन 15 के 15 नामों को आपने याद करना है। अगर याद ना करो तो पहचान लेना, मेमोराइज ना कर पाओ तो रिकॉग्नाइज कर लेना। सबसे पहला कॉम्पिटेंसी मतलब आपके अंदर ये योग्यता होना चाहिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो। सबसे पहला इनिशिएटिव, acting out of choice rather than compulsion, taking the lead rather than waiting for other to start। भैया अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, वेट मत करो कोई दूसरा आदमी स्टार्ट कर लेगा फिर हम इस काम को करेंगे। इनिशिएटिव इज द फर्स्ट स्टेप। आप पहला स्टेप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये दोनों ना बिल्कुल रिलेटेड है। अगर इकोनॉमी ग्रो होगा तो एंटरप्रेन्योर अच्छे बनेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे बनेंगे तो इकोनॉमी ग्रोथ होगी। देखो, अच्छे एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी को फायदा पहुंचाते हैं और अच्छे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एंटरप्रेन्योर को फायदा पहुंचता है। What are the distinct competency of entrepreneurship in regard to one may refer to the effort of entrepreneurship development of India, EDI। ध्यान रखना क्लास, आपको ना 15 competencies हैं। ठीक है। ईडीआई क्या है? नेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ईडीआई क्या है क्लास? एक ऐसा नेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूशन है इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ईडीआई ने डिफाइन किया 15 कॉम्पिटेंसीज। ये 15 कॉम्पिटेंसी किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। बहुत आसान है और इन 15 के 15 नामों को आपने याद करना है। अगर याद ना करो तो पहचान लेना, मेमोराइज ना कर पाओ तो रिकॉग्नाइज कर लेना। सबसे पहला कॉम्पिटेंसी मतलब आपके अंदर ये योग्यता होना चाहिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो। सबसे पहला इनिशिएटिव, acting out of choice rather than compulsion, taking the lead rather than waiting for other to start। भैया अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, वेट मत करो कोई दूसरा आदमी स्टार्ट कर लेगा फिर हम इस काम को करेंगे। इनिशिएटिव इज द फर्स्ट स्टेप। आप पहला स्टेप लो, पहली इनिशिएटिव आप लो, पहला कदम आप बढ़ाओ तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो जब कोई चीज आप पहले लेके आओगे। सबसे पहला, see and act on opportunity, a mindset where one is trained to look the business opportunity from everyday experiences, recall oranges। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहां पे आ गया? एक सेकंड रुको। इनिशिएटिव पहला पॉइंट तो ठीक है, थोड़ा और भी होगा इसके अंदर। ये 15 के 15 पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। ठीक है, तो पहला हो गया इनिशिएटिव यानी एक्टिंग आउट द चॉइस रेदर देन। तो सबसे पहला स्टार्ट आप करोगे। दूसरा है क्लास, दूसरा है सी एंड एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटी, अ माइंडसेट वेयर वन इज ट्रेन टू लुक फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंसेस। मतलब सीधी सीधी बात है, बिजनेसमैन ना डे टू डे एक्टिविटी करेगा। ये एग्जांपल है, ये छोड़ दो। डे टू डे एक्टिविटीज जो है ना उसके हिसाब से काम करेगा। यानी कि एंटरप्रेन्योर जो वो डे टू डे एक्टिविटी को देखता है, सीखता है, उससे और आगे इंप्लीमेंट करता है। एफिशिएंसी ओरिएंटेशन, कंसर्न फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट। भाई एफिशिएंसी होनी चाहिए, लो कॉस्ट में काम होना चाहिए। सिस्टमैटिक प्लानिंग, प्रॉपर प्लान करेगा। ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स होल इनटू पार्ट, कॉम्प्लेक्स को अलग अलग पार्ट में जो है वो तोड़ेगा। क्लोज एग्जामिनेशन करेगा ऑफ द पार्ट्स एंड इन्फरिंग अबाउट द होल साइमल्टेनियसली। परसिस्टेंस, एक जिद होनी चाहिए। परसिस्टेंस समझते हो ना, जिद, नेवर से टू डाई एटीट्यूड, नॉट गिविंग अप इजीली, स्ट्राइविंग कंटीन्यूअसली अंटिल सक्सेस इज अचीव। जब तक सक्सेस नहीं मिलता आपको हार नहीं माननी, जिद रहनी चाहिए। कुछ पाने की जिद, कुछ पाने का हासिल करने का जिद। अभी जैसे आप पढ़ रहे हो सीयूटी, आपको टफ लग रहा है, सबको टफ लगेगा लाइफ में ना। जो चीजें टफ लगती हैं यार, आप उनको अचीव करते हो तो ही फायदा होगा, है ना। इजी तो इजी चीजों से फिर ग्रोथ नहीं मिलेगा उतना। आप जो एजुकेशन ले रहे हो, टफ टफ चीजें पढ़ रहे हैं, लाइफ इज फुल ऑफ टफ सिचुएशंस। आपकी जो जिंदगी है ना उसके अंदर अभी तो आप बहुत अच्छी स्टेज में जी रहे हो, मतलब जितना आगे चलते चले जाओगे ना उतना देखो टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा। तो अभी जो ये पढ़ रहे हो, टेंशन आ रहा है पढ़ते पढ़ते, चीजों को मेमोराइज कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, कई बार टूटते भी, तो ये चीजें ही आपको स्ट्रांग बनाती हैं और इसी को कहते हैं एजुकेशन। अब आपको ये, अगर आप कल को आपको बच्चा वैसा, अगर हम तो कल को एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, हम तो किसी कंपनी में काम करेंगे, तो ये क्या हमारे काम की चीज नहीं है? ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे काम की ही चीज है। जब हम पढ़ते हैं ना, अपने मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, प्रिपेयर बनते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं, मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, रिस्पॉन्सिव बनते हैं, समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है हमारे ऊपर, तो हमें स्ट्रांग बनना पड़ता है। तो एजुकेशन आपको स्ट्रांग बनाता है, लाइफ को कैसे जीना है वो दिखाता है। हर जगह एजुकेशन में ये नहीं कि ये जो पढ़ाई आगे काम आएगा, ये आगे काम नहीं आता, लेकिन आप अंदर से स्ट्रांग बन जाते हो। तो यही है परसिस्टेंस का मतलब, कि आपको हार नहीं मानना है, मेहनत करने की कोशिश करना है। एक मॉक में कम नंबर आए, दोबारा दूसरे मॉक में और बेहतर करो और अच्छा प्रैक्टिस करो। मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, डेफिनेटली गोल जरूर अचीव होगा। और वो जो गोल अचीव करोगे उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो लाइफ में कभी आगे आप हार नहीं मानोगे। और फेलियर का देखना भी लाइफ में बहुत जरूरी है। मैं कॉलेज में जाता हूं तो मैं ये कहता हूं, फेलियर का देखना बहुत जरूरी है। आपने अगर फेलियर बचपन से देखा होगा ना कभी, तो फ्यूचर में अगर आपको एक फेलियर मिल गया तो आपको अटैक नहीं आ जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं फेलियर झेल नहीं पाते, आत्महत्या कर लेते हैं। तो अगर आप लाइफ में फेलियर झेल रहे हो, उसको सीख रहे हो कि यार फेलियर से कैसे उभरना है, तो ये भी अच्छी चीज है, लाइफ में आगे काम आएगा आपको। नथिंग इज परमानेंट, राइट। तो जिद होनी चाहिए किसी चीज को हासिल करने की। इन्फॉर्मेशन सीकिंग, एंटरप्रेन्योर कभी नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान, मेरे को सब कुछ ज्ञान है। वो हमेशा कहता है मैं लर्नर हूं, मैं तो सीख रहा हूं, मैं भी आपसे सीख रहा हूं। मतलब जानने की, सीखने की कोशिश करेगा, लोगों से कंसल्ट करेगा, हर एक चीज के बारे में आइडियाज लेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन सीकिंग होता है। अगला कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी, वो चिंतित रहता है हाई क्वालिटी ऑफ वर्क। कभी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लाइक हाई क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, रफा दफा करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी आप अच्छी रखो। अगला कमिटमेंट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो समय पर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, शेड्यूल टाइम में उसको पूरा करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हो। ये लोग ना सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ना कि प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर मैं आपको एक चीज बोल दूं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम की बात, सर ये कैसे होगा, ये प्रॉब्लम है, सर ये कैसे होगा, ये प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, सर मैं इतना निकाल के कर लूंगा, ऐसा हो सकता है। तो जब आप सॉल्यूशन पे बात करने लगो ना, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज को डेवलप कर रहे हो। और जब आप बहाने, एक्सक्यूजेस के बारे में बात कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। एक कोट होता है क्लास, अ फेलियर हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस बट अ सक्सेसर हैव नो एक्सक्यूज। तो जो फेलियर होता है उसके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, जो सक्सेसर होता है ना उसके पास कोई बहाना नहीं होता। आप बचपन में जरूर कभी ना कभी क्रिकेट खेलने गए होंगे, क्रिकेट या कोई मैच आप खेलने गए होंगे,
तो जब आप सारे लोग खेल के वापस घर की तरफ आते हो, तो जो टीम जीत जाती है, जो विनिंग टीम होती है, वो कहती है अरे भाई आज चल पार्टी करेंगे, ये करेंगे, बढ़िया मना दिया, मजा आ गया, यार वो कैच पकड़ लिया, बढ़िया हो गया और ये सब। तो वो बात करते हैं एंजॉयमेंट की। लेकिन जो फेलियर होते हैं, जो बेचारे लूजर होते हैं, वो क्या बात करते हैं? उनके पास बहाने, यार अगर वो कैच छूट जाता ना तो ऐसा हो जाता, अगर तू रन आउट नहीं होता ना तो ऐसा हो जाता, अगर मैं 10 रन और मार देता ना वो ऐसा हो जाता, उस बॉल पे छक्का मारना चाहिए था तो हार नहीं हारते। तो दे हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। बट जो विनिंग टीम है उनके पास कोई बहाना नहीं है, वो अपना अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो वही चीज, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बनो, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्विट नहीं करो, हार नहीं मानो। और ये सारी की सारी कॉम्पिटेंसीज हैं एंटरप्रेन्योर की। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे ना क्लास, तो आप किसी और को भरोसा दिला भी नहीं पाओगे। नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ द रिस्क एस्टेड ऑफ द बिजनेस, रियलिंग वंस कैपेबिलिटी टू सक्सेसफुली मैनेज दिस। आपको पता है रिस्क तो है ही भाई, रिस्क है तभी तो काम कर रहे हो ना, रिस्क है, लेकिन आप भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखना बहुत। असर्टिवनेस, यानी कि असर्टिवनेस का मतलब सिंपल सा है कि आप पॉजिटिव रहते हो। सारे पॉइंट्स हो गए, पॉजिटिव हो, कॉन्फिडेंट हो, और पॉजिटिव हो, कॉन्फिडेंट हो, एक पर्टिकुलर विजन पे आप एम्पैथिकली काम कर रहे हो, कन्विंग एम्पैथिकली वंस विजन, एंड किसी का दिल नहीं दुखा रहे आप, है ना, किसी को हर्ट नहीं कर रहे, एंड कन्विंसिंग अदर्स ऑफ इट्स वैल्यू, कन्विंसिंग अदर्स ऑफ इट्स वैल्यू, तो भी अपने प्रोडक्ट का वैल्यू दूसरे को बता सकते हो एम्पैथिकली। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। अब सिंपैथी बेसिकली क्या होता है? सिंपैथी सिंपैथी मतलब क्या होता है कि तुमको दर्द हो रहा है, यार मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, इसको बोलते हैं सिंपैथी, कि जी यार तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं, ठीक है, उसको सिंपैथी बोलते हैं। और एम्पैथी ना उससे बड़ा होता है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि जो दर्द तुमको हो रहा है ना, वही दर्द मुझे भी हो रहा है, सेम। तो ये मैं ज्यादा बेहतर समझूंगा। तुम फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया, तो मैं तुम्हारा दर्द ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूं। और तुम अगर फेल हो गए, मैं पास हो गया और मैं तुमसे बोलूं मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं अच्छे से, तो फिर वो तो झूठ है, वो तो गलत है। समझ रहे बात को? तो असर्टिवनेस का मतलब क्या बताया था क्लास? कन्वेइंग एम्पैथिकली वंस विजन, अपने विजन को दूसरों को बताओ कि वो बेहतर है, कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो और किसी को हर्ट ना करो अपने अपने किसी भी एक्टिविटी से या वर्ड से। वही मतलब होता है असर्टिवनेस का। पर्सुएशन, इफेक्टिंग सपोर्ट ऑफ द अदर्स इन द वेंचर। आप अपना सपोर्ट जो है बना के रखो। पर्सुएशन हो गया यहाँ पे, बस खत्म। यूज ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी फॉलो करो। लीडरशिप के अंदर तो आता है ना, इन्फ्लुएंसिंग कहां पढ़ा था लीडरशिप के अंदर। मॉनिटरिंग इंश्योर द प्रोग्रेस ऑफ वेंचर इज एज प्लान, मॉनिटर जो भी आपने वेंचर बनाया, जो प्लान बनाया उसको फॉलो करो। और एम्प्लॉय के वेलफेयर का भी ध्यान रखो, आप चिंतित हो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, कंसर्न आपका होना चाहिए एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए। लास्ट हो गया क्लास आपका एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन। देखो क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करता है कि भैया आप एक एंटरप्रेन्योर बनो। यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ था, मैंने शायद मॉक 1 में या मॉक 2 में किसी में दिया भी है। एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन या मोटिवेशन लीड। तो देखो सबसे पहली जो नीड है वो है नीड फॉर अचीवमेंट, एनएक, नीड फॉर अचीवमेंट। देखो यार, कोई चीज अगर आप डिजायर है किसी चीज को ना, कोई डिफिकल्ट चीज है, आप उसको अचीव करना चाहते हो, नीड फॉर अचीवमेंट इंप्लाइज अ डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट। ये लाइन आई थी, ये लाइन आया था पेपर में, सेम ये लाइन, और आपको 4 नीड के बारे में बताया गया था, आपको टिक करना था किसी एक नीड पे। तो ये नीड फॉर अचीवमेंट है, एनएक, नीड फॉर अचीवमेंट, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट इंप्लाई डिजायर, आपके डिजायर जो कुछ डिफिकल्ट है आप उसको अचीव करना चाहते हो। अगला क्या है? नीड फॉर पावर एंड पावर। नीड फॉर पावर का मतलब क्या है? नीड फॉर पावर इज कंसर्न फॉर इन्फ्लुएंसिंग पीपल और बिहेवियर ऑफ अदर फॉर मूविंग द चूजन डायरेक्शन, अटेनिंग द इनविजन ऑब्जेक्टिव। ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी का सेम टू सेम पूछा जा सकता है। नीड फॉर पावर का बेसिकली मतलब क्या? आप बिजनेस करते हो, आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, तो क्या चीज मोटिवेट करता है आपको? सबसे पहली चीज, कोई समथिंग, कोई डिफिकल्ट चीज है, आप उसको अचीव करना चाहते हो। दूसरा पावर, जब आप एक बिजनेसमैन बनते हो ना तो पावर मिलता है। अंबानी, अदानी, इनके पास कितनी पावर है? तो ये मतलब मोदी जी जैसे बराबर ही है, समझ लो। तो मोदी जी इनके कहे पे काम करते हैं, लोग मोदी जी के कहे पे काम करते हैं। तो ये तो चलो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, बट छोटे-छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका जो डीएम है या जो सीएम है ना, एमपीज, एमएलए, इन सब के साथ कनेक्शन रहता है, तो दे हैव पावर्स। अगला नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब क्या होता है? एक ट्रस्ट, एक भरोसा, है ना। ऑफन यू मस्ट हैव हर्ड योर पेरेंट्स सेइंग दैट व्हाटएवर दे डू इट फॉर देयर चिल्ड्रन। हमेशा आपके पेरेंट्स जरूर कहते होंगे कि भाई हमने जो भी कुछ किया बच्चों के लिए किया, तो एक एफिलिएशन है, तो ताकि आप काम कर सको, उसको काम जो है पढ़ाई कर सको, काम कर सको। इफ अ मैन थिंक अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ही हैज कंसर्न फॉर एफिलिएशन। इट इंप्लाइज अमंग अदर थिंग्स अ टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू कंफर्म विशेस एंड नॉर्म फॉर द होल दे वैल्यू। Apparently, social activists, environmentalists, teachers, and doctors and nurses may seem are predominantly driven by these carry on the tradition of business in family and the community to which one belong. May be interpreted as reflecting need for affiliation as well. तो need for affiliation का मतलब क्या है कि जहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको एफिलिएट किया जा रहा है, मतलब आपको ट्रस्ट किया जा रहा है, भरोसा किया जा रहा है। इन द कंट्री विद कॉलोनियल पास्ट सच एज आवर फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ड्रिवन बाय द पेट्रियोटिक फर्वर, यानी कि कोई ऐसा काम अगर आप करते हो ना जहाँ पे देशभक्ति की भावना होती है, द डिजायर टू रीबिल्ड द इकोनॉमी लेफ्ट स्टैग्नेंट बाय द एलियन रूलर्स, वन कैन सर्टेनली ट्रेस सम एलिमेंट ऑफ एफिलिएशन मोटिवेशन इन सच इंस्टेंसेस। मतलब कि भैया आप इन चीजों को, जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक गाड़ी का ऐड आप एक बाइक का ऐड आता था पहले, काफी टाइम पहले की, बताऊं 1-2 साल पहले की, जो मैंने देखता था, तो उस बाइक मोटरसाइकिल का ऐड आता था। तो जब पुलवामा अटैक हुआ था, एक्चुअली जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो लोग काफी इज्जत देते हैं डिफेंस के लोगों को, ऑब्वियसली वो हमारी रक्षा तो करते ही हैं सरहद पर। तो वो गाड़ी वाले क्या करते थे, वो बाइक का ऐड आ रहा था तो उस बाइक को फौजी चला रहा था कि भाई फौजी की पसंद है, तो ये कहीं ना कहीं एक एफिलिएशन दे रहे हैं कि देखो भाई तुम लोग फौजी की इज्जत करते हो और फौजी इस बाइक को चला रहा है, तो तुमको ये बाइक खरीदनी है। समझ रहे हो बात को? और हाल फिलहाल में एक और भी ऐड आता शाहरुख खान का, उसमें क्या है कि पूरे फौजी लोग जा रहे हैं कहीं, तो वो कहीं ना कहीं एफिलिएशन ढूंढते हैं कि भाई आप इन पे भरोसा कर सको चीजों को। तो जब आप बिजनेसमैन बनते हो तो लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं। नीड फॉर ऑटोनॉमी, आजादी चाहिए, ऑब्वियसली तो बहुत आसान है कि आपको आजादी से, आप किसी के लिए काम नहीं करना चाहते, आप मालिक हो तो आप अपने आप से काम करोगे, तो ये भी आपका एक मोटिवेशन हो सकता है। पहचान मिलती है, ऑटोनॉमी मिलती है, पावर मिलता है, और आप जो हासिल करना चाहते हो टफ चीजें आप हासिल कर सकते हो। ऑटोनॉमी, द नीड फॉर ऑटोनॉमी, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड बीइंग रिस्पांसिबल फॉर अकाउंटेबल फॉर वनसेल्फ अदर देन सम एक्सटर्नल अथॉरिटी ऑफ परफॉर्मेंस। किसी और के लिए काम ना करके अपने काम करना, इट इज अ डिजायर फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर डिटरमिनेशन नॉट टू वर्क फॉर समवन एल्स। किसी और के लिए काम नहीं करोगे। फुलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ वन्स एबिलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज यूजुअली इंटरप्रेटेड एज अ डिटरमिनेशन नॉट टू वर्क फॉर समवन एल्स। लाइक मैं एक टीचर हूं, मान लो अगर मैं किसी के स्कूल में पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा भाई टाइम अप हो गया, स्कूल का रिजल्ट आया ना आए, बच्चे तो ट्यूशन पढ़े। स्कूल के टीचर मोस्टली अच्छा नहीं पढ़ाते, मोस्टली मैं सारी की बात नहीं, बहुत टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्कूल के टीचर जो है वो सोचते हैं कि हमारा तो हमें तो सैलरी मिल रही है स्कूल की, बच्चा अकाउंट्स का कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ता ही है, ईगो का कहीं ना कहीं पढ़ता है, वो कहीं से भी पढ़ेगा, ट्यूशन तो हर बच्चा पढ़ता है। आपको पता है स्कूल में एजुकेशन के अलावा सारी चीजें मिलती है, स्कूल के अंदर से किताबें लेनी है, डायरी लेनी है, कॉपी लेनी है, स्कूल के अंदर से आपको ड्रेस लेनी है, सब कुछ स्कूल के अंदर से लेना है। एजुकेशन के लिए बच्चा क्या करता है? ट्यूशन लगवाता है। और कई बार तो स्कूल के टीचर से ट्यूशन लगवा लेता है, तो स्कूल का टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा रहा उसको, लेकिन वो ट्यूशन में पढ़ा देगा, ठीक है, और बच्चों ने पर्सनली पढ़ाएगा ट्यूशन के अंदर, जो कि ऐसा कुछ होता है नहीं।
जो पढ़ाने वाला बंदा होता है हर जगह सेम ही पढ़ाता है। तो अभी सिचुएशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि यार स्कूल का रिजल्ट तो आ ही जाएगा, मेरे को सैलरी फिक्स मिल रही है। लेकिन वहीं पे जब वो अपने खुद का कोई काम करेगा या अपना खुद के ट्यूशन में जाएगा तो वहां पे सोच सकता है एक बार को, अगर वो सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं बिठाता, बाहर के बच्चे बिठाता है, उसके बाद बाकी बच्चे भी आते हैं, तो कहीं सोचेगा कि यार अगर मैं अच्छे से नहीं कराऊंगा तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, मेरा बिजनेस डाउन होगा। तो वहां पे मालिक है, जब वो एक एम्प्लॉय है तो शायद वो काम चोरी करेगा, परफॉर्मेंस नहीं करेगा, तो वो मालिक है तो परफॉर्म भी अच्छे से करेगा। तो ये भी एक मोटिवेशन होता है, मैं अपना काम करूंगा, किसी कंट्री में काम नहीं करूंगा। तो ये भी मोटिवेशन है, ऑटोनॉमी, एफिलिएशन, पावर और अचीवमेंट, ध्यान रखना। लास्ट है एंटरप्रेन्योर वैल्यू एंड एटीट्यूड। While explaining human behavior, one often comes across the term values and attitude. आपके वैल्यूज क्या है, आपके एटीट्यूड क्या है, रवैया क्या है और आपके वैल्यूज क्या है। आप क्या चीज सही समझते हो, क्या चीज गलत समझते हो, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे आपके वैल्यूज आप कोई धोखाधड़ी नहीं करोगे, गलत तोल के सामान नहीं दोगे, गलत बोल के सामान नहीं दोगे, तो ये आपके वैल्यूज हैं। ठीक है, मैं इस चीज को, मैं अपने वैल्यूज जो है, अपने एथिक्स है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो एंटरप्रेन्योर के भी कुछ वैल्यूज, एथिक्स और एटीट्यूड होता है। Rather than attempting to distinguish between these two terms, it would be sufficient to say that here they are taken together. Entrepreneur values and attitude refer to behavior choice of individuals make for success in entrepreneurship. आप entrepreneurship में सक्सेस बनने के लिए कैसे काम करते हो, क्या काम करते हो, that is values and attitude. The word choice is important as there are alternative ways to behaving too. Choice बोलते हैं कि आप कैसा काम करना चाहते हो, आपकी choice है। In entrepreneurship, a host of behavioral tendency or orientation have been reported as having a bearing success. The entrepreneur in cash or caste label as habit. Such researcher have, आपको पता है ना, H for caste के अंदर habit था. Some researcher have called these as a policy strategy. Be in the decision to make a choice about entrepreneurship as a career. Be in the decision to choose the product line, growth strategy, profit making, social responsibility you would require to make choices. The choice that you may make have tremendous impact on your performance. तो आपका जो choice है वो आपकी performance पे impact डालता है। तो आपको values और attitude अच्छे रखने हैं कुल मिला के। आपको पता है एक CSR होता है, वर्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। जब कोई कंपनी बड़ी कंपनी बन जाती है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाती है, तो उनको अपने प्रॉफिट का 5%, 6% या 2% में एग्जांपल ले रहा हूं, उसे खर्च करना पड़ता है समाज के भले के लिए। और ये लोग इस पैसे से कैंसर हॉस्पिटल बना देते हैं, डोनेशन कर देते हैं या कोई काम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे लेंसकार्ट है, तो लेंसकार्ट इसको क्या करती है, इस पैसे को खर्च करने के लिए गरीब लोगों के यहाँ पे जाती है और उनके फ्री में चश्मे बनवाती है ना। तो अब इस चीज से क्या वो सोशल एक्टिविटी भी कर रहे हैं और वो ये भी दिखा रहे हैं देखो हम समाज का भला कर रहे हैं। बट बैकएंड से क्या है कि कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी थोप दी गई है उनके ऊपर सरकार द्वारा। सरकार कहती है भैया ये करना जरूरी है। तो ये इस चीज को वैल्यूज में दिखा देते हैं कि देखो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, करने के लिए। और बड़ी बड़ी कंपनी इनका प्रॉफिट बहुत होता है तो इसका 2% 6% लोग खर्च करते हैं, जो कि बाउंड है, ये लोग करेंगे ही करेंगे इस चीज को। तो भाई सीधी सी बात है, वैल्यूज और एटीट्यूड एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एक बार कास्ट की जो फुल फॉर्म है एक बार बताओ क्या है, सारे बच्चे एक बार कास्ट की फुल फॉर्म बताओ। ये चैप्टर यहाँ पे देखो फाइनली एंड हो गया। अब जब आप इसके क्वेश्चन बनाओगे ना धीरे धीरे, तभी समझ आएगा कि क्या है। मैं इसके सारे क्वेश्चन अरेंज करके आपको जल्दी करा दूंगा। कल तो एडीएस पढ़ेंगे हम लोग, कोशिश करता हूँ इसके सारे क्वेश्चन बनाने किसी दिन आधे घंटे में आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन समझा दूंगा, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। बताया तो एफिलिएशन है मोटिवेशन के अंदर। लैंग्वेज हार्ड इसलिए है ना, सारे लैंग्वेज की हार्ड ऐसे ही है। ये ऑटोनॉमी कोई निमोनिक बना सकते हो, पावर, एफिलिएशन, ऑटोनॉमी और अचीवमेंट। PAAA है ना, आप याद कर लो, आप आम आदमी पार्टी है ना, उसका आप याद कर लो, आम आदमी पार्टी, आप है ना, आम आदमी पार्टी, एक और ए लगा दो। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, पी से पावर हो गया, ए नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर ऑटोनॉमी और नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट, एफिलिएशन, ऑटोनॉमी और पी फॉर पावर। ठीक है, तो ये चार आपको बोले, आपको टिक करना है चार में से कौन सा है कौन सा नहीं है, और अंदर की चीज बोलेगा आपको पहचानना है चारों में से। बोलो हो गया कंप्लीट। एक बार अपनी बुक से पढ़ना। देखो इसका अभी मैं कोई डाउट नहीं ले रहा, आप एक काम करो, मैं आपको ये जो अपडेटेड फाइल